हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 3 और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कूलम्ब्स लॉ। आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट, देन इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर के फॉर्म में और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो सारे स्टूडेंट ध्यान से इधर देखें और अपना नोट्स बनाना तैयार करें। ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ को यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट पहले से लिखे हुए हैं। क्या कह रहा है, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट टर्म है, बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्ज का मीनिंग यहाँ पे हुआ आप प्लस चार्ज भी ले सकते हो, माइनस चार्ज भी ले सकते हो, या प्लस और माइनस चार्ज भी ले सकते हो। ओके, डिपेंड करता है आप पे। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। ये है चार्ज, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। ओके, तो क्या कहना चाह रहा है, अब हम इसे यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं आप लोग को। अब दो चार्ज ले लो, हम यहाँ पे लेते हैं प्लस चार्ज ले रहे हैं प्लस क्यू, और यहाँ पे ले रहे हैं एक प्लस क्यू। दोनों को कहाँ से कहाँ ज्वाइंट करना, सेंटर टू सेंटर हमेशा याद रखिए। पॉइंट चार्ज को सेंटर टू सेंटर हम लोग आपस में मिला देते हैं। ठीक है, दो चार्ज जैसे जैसे लिखा है स्टेट में वैसे ही मैं लिख रहा हूँ। 2 पॉइंट चार्ज लिया मैंने, दोनों को सेंटर से सेंटर मिला है। ओके, अब स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ये जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज। यही है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज, 1 है ये 2 है। जो स्टेटमेंट का वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। एक चीज़ आप लोग को ध्यान दे रहा है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है ना, इसका दो नेचर होता है। एक होता है अट्रैक्शन और दूसरा होता है इसका रिपल्सन। नोट्स कर ले, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन का दो तरह का नेचर होता है, पहला अट्रैक्शन, दूसरा रिपल्सन। और आप लोग को पता होगा कब अट्रैक्शन लगेगा कब रिपल्सन, जब डिफरेंट अपोजिट चार्ज रहेगा प्लस या माइनस, तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वहाँ पे लगेगा। और जब आपका सेम चार्ज रहेगा, सपोज कर लो माइनस या प्लस, तो फोर्स ऑफ क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। ठीक है, कंबाइंड हम कहते हैं फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। अब सेकेंड स्टेटमेंट पे हम लोग ध्यान देते हैं, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एंड किसके लिए आया, इसके लिए, फोर्स के लिए। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब सपोज कर लो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। आप सपोज कर लो, लेट कर लो, क्लियर। तो जो फोर्स है वो क्या है, फोर्स जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या कह रहा है, फोर्स जो आपका है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यही कह रहा है। और तो डिफरेंट चीज़ नहीं कर रहा है। अब दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। तो कैसे कंबाइन करना है, ध्यान से आप लोग देखिए। F इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इस तरह इसको कंबाइन करेंगे। अब हमें यहाँ से इस प्रोपोर्शनल को हटाना है। तो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हट जाएगा हमारा। तो आगे लिखिएगा F इक्वल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यही आपका कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है। तो इसे नोट कर लीजिए। और इसका SI यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। इसका SI यूनिट न्यूटन होगा। अब यहाँ पे आपका टर्म, एक न्यू टर्म आया, वो क्या है, K क्या है, तो मैंने आपको बताया ये कांस्टेंट है। और जो आपका K है वो डिपेंड किस पे करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा। और मीडियम में हम लोग समझेंगे मीडियम क्या होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं K डिपेंड्स अपॉन मीडियम, दिख रहा है। अब K का वैल्यू की बात करें तो K की वैल्यू जो होगा आपका 9 × 10⁹। ठीक है, अब इसका SI यूनिट तो आपको फाइंड करना पड़ेगा कि K का SI यूनिट क्या है, बिकॉज एग्ज़ाम में ये आता है। तो इसका SI यूनिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे K को यहाँ पे रखेंगे कांस्टेंट। F देखो, इस फार्मूला को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। F आपका क्या है, फोर्स है। फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो यहाँ पे हम न्यूटन लिख दिए हैं। ठीक, ये क्या है आपका, चार्ज है।
चार्ज है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो यहाँ पे कितने चार्ज है, 2 है, तो कूलम स्क्वायर। तो ये उठा के इधर ले आओगे तो क्या होगा, न्यूटन के नीचे जाएगा, कूलम स्क्वायर होगा। रेस्ट क्या रह गया आपका, डिस्टेंस रह गया। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट आप लोगों को पता है मीटर होता है, तो मीटर पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा ये के का एसआई यूनिट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं के का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, तो आपको ये एसआई यूनिट रिमेंबर कभी नहीं करना है, मेमोराइज नहीं करना है, फार्मूला लिखो और वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब के का वैल्यू आप देखते हैं ये कहाँ से आया, वो भी जानना ज़रूरी है। तो के स्क्वायर टू क्या होता है फार्मूला, 1/4 पाई परमिटिविटी, इसे क्या कहते हैं, परमिटिविटी या एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट, लिख लीजिए आप लोग। अब इसका वैल्यू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है आपका वो 8.85 10⁻12 होता है। ठीक है, ये वैल्यू होता है किसका, एप्सिलॉन का। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपका ये वाला वैल्यू आएगा 9 × 10⁹ आप लोग अपने नोट्स में फाइंड करके देख सकते हो। फिर आपके पास एक न्यू टर्म आ गया। पहले तो के एक न्यू टर्म आया था तो के को समझ रहे थे, के को समझते समझते फिर एक मेरे पास नया टर्म आया, ये वो क्या आया, परमिटिविटी आ गया। फिर न्यू टर्म आ गया, तो इसे समझते ये है क्या आखिर। पहले तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका एसआई यूनिट। तो कैसे इसका एसआई यूनिट निकालना है, के का एसआई यूनिट यहाँ पे आप लोग निकाल चुके हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर यहाँ पे दिखा रहे हैं। के इक्वल टू क्या होता है, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का है ना आपको दिया हुआ है, क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट। थोड़ी देर के लिए आप है ना इस टर्म को भूल जाओ, ये कांस्टेंट टर्म है, इसे रिमूव कर दो तो यही रहेगा। अब यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट का क्या निकाल लो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होगा एसआई यूनिट। देखो इसको भी याद करने का ज़रूरत नहीं है, आप निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या है, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर, किस तरह फाइंड करना है देख लिया आप लोग ने। अब बात करते हैं ये है क्या टर्म, ये जो परमिटिविटी जिसे हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी यहाँ पे लिख देते हैं, आगे हम लिखेंगे। इसका जो ये वैल्यू है 8.85, ये वैल्यू ओनली वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए वैलिड होता है। दिस वैल्यू फ्री स्पेस, यहाँ पे लिख रहे हैं फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। इसी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है कि डिपेंड अपॉन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। और आपका मीडियम अभी कौन सा ले रहे हैं, तो इस फ्री स्पेस ले रहे हैं या वैक्यूम ले रहे हैं। ठीक है, वैक्यूम में जब हम लेंगे तो के का वैल्यू हम मेरा क्या आएगा, ये 9 × 10⁹ आएगा। और एप्सिलॉन का वैल्यू उस वक्त क्या लेना होगा, ये वैल्यू लेना होगा। अगर ये मीडियम चेंज हो जाएगा तो क्या करेंगे, फिर के का वैल्यू चेंज हो जाएगा। जब मीडियम चेंज होगा तो के का वैल्यू चेंज हो जाएगा, इस बात को ध्यान देना है। ओके, तो अब मीडियम कौन कौन सा होगा, यहाँ पे तो वैक्यूम और एयर की बात करें, फ्री स्पेस की बात किए। आपका मीडियम लिक्विड भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, मीका भी हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंट मीडियम हो सकते हैं। तो सभी का वैल्यू मेमोराइज करना आसान नहीं है, सबका परमिटिविटी आपको रिमेंबर करो, फिर उसका वैल्यू के फार्मूला में रखो, तो के फाइंड करो, देन आप फोर्स निकालोगे, तो ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए इसके लिए क्या किया गया है, एक रिलेटिव परमिटिविटी का खोज किया गया है। क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी, ER से इसे हम डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ER से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है ER का, सिंपल है, ER = EM/E0। अब समझो क्या क्या लिखा हुआ, ये आपका ER रिलेटिव परमिटिविटी,
ये एप्सिलॉन नॉट ई नॉट जिसे करते हैं, ये क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ध्यान देना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, यहाँ पे लिख दे रहे हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यही है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम का ये है ई नॉट। ठीक, ये है आपका लिखा हुआ। और यहाँ पे ई एम जो लिखा हुआ है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इस जगह आप अदर मीडियम ले लीजिए। ऑयल ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, मीका ले सकते हैं, जितना भी मीडियम हो सकता है वो आप लेके यहाँ पे बनाइएगा। देन ई एम इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, ई आर इंटू ई नॉट। तो इसे घेर लीजिए, ये आपका फॉर्मूला है। अब ई एम निकल जाएगा, फाइंड आउट कर लोगे तो ई एम का वैल्यू आप के के जगह पे, यहाँ के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसके जगह पे पुट करोगे, देन के का वैल्यू निकल जाएगा। के का जब वैल्यू निकल जाएगा तो इस फोर्स की जगह पे रखोगे तो आप फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे दिया रहेगा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास इज 10, relative permittivity of glass 10, then find permittivity of glass। रिलेटिव दिया रहेगा, देन फाइंड करना है परमिटिविटी ऑफ गिलास का। तो कैसे निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना, ये फार्मूला यहाँ पे रखेंगे, ये फार्मूला यहाँ पे रखें, देखो कितना सिंपल है, ई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ई आर कितना हुआ, 10 दिया हुआ है। अब ई नॉट का वैल्यू आपको मेमोराइज करके रखना होगा, क्या है 8.85 10 इनवर्स 12। तो यहाँ पे रखेंगे 8.85 10 इनवर्स 12, यहाँ पे आप वैल्यू रखो, देन आप ई एम निकाल दोगे, यानी परमिटिविटी ऑफ ग्लास का आप फाइंड कर लोगे, और ये वैल्यू आपको पुट कर देना है कहाँ पे, के की जगह पे, ये के इक्वल टू 1/4 पाई है, यहाँ पे पुट करोगे तो के का वैल्यू निकलेगा, के का वैल्यू निकलेगा तो आप फिर यहाँ पे रख दोगे, तो आप आंसर फाइंड आउट कर लोगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो आप लोग इसे लिख लीजिए, रब कर रहे हैं। ठीक है, अब रिलेशन हम लोग देखते हैं, फोर्स अगर हम दो डिफरेंट मीडियम लेते हैं, एक ऑयल है और एक आपका क्या है लिक्विड है, तो दोनों मीडियम में फोर्स जो अप्लाई होगा उस पर अलग अलग दोनों में फोर्स अप्लाई होगा, तो उस दोनों फोर्स के बीच का रिलेशन हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, इसे भी रब कर दें। हाँ, तो लिखिए रिलेशन, लिख दीजिए रिलेशन बिटवीन टू मीडियम, लिख दीजिए टू मीडियम। देखो कितना आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। अब दो चार्ज लो, एक Q1 मैंने लिया प्लस चार्ज है, दूसरा Q2 प्लस चार्ज है, दोनों को सेंटर टू सेंटर मिलाना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d से आपने सपोज किया। इस दोनों चार्ज को हम रखेंगे कहाँ पे, वैक्यूम में रख रहे हैं, कीप इन वैक्यूम में रखें। ठीक है, अगेन क्या करना है हमें, सेम चार्ज लो, Q1 प्लस Q2 प्लस, दोनों चार्ज को सेम डिस्टेंस पे रखना है, दोनों सेम है, ध्यान से सुनना है, दोनों चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी दोनों का इक्विवेलेंट है। उसे हम रखेंगे कहाँ, ऑयल में रखते हैं या अदर मीडियम में रखते हैं। ठीक, लिक्विड ऑयल कुछ में भी रख सकते हो। तो अब दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा, तो दोनों के बीच का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको पता है कि जब वैक्यूम में रखते हैं चार्ज को, तो उसमें है ना परमिटिविटी कौन सा अप्लाई होता है, ई नॉट होता है। जब ऑयल में रखेंगे तो उसके लिए हमें डिफरेंट परमिटिविटी की नीड होगी, तो उसे हम सपोज कर लेते हैं ई एम, ये मैंने लेट कर लिया। अब यहाँ का फोर्स आप फाइंड करो, क्या होगा, एफ इक्वल टू, वैक्यूम के लिए है, इसे हम ओ से सपोज कर रहे हैं, एफ ओ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय डिस्टेंस जो है ये स्क्वायर। ये 1/4 पाई कहाँ से आए, तो क्योंकि
कि इक्वल टू 1/4 पाई और ये परमिटिविटी होता है। अब हम यहाँ पे वैक्यूम के लिए ले रहे हैं परमिटिविटी, तो ई नॉट लिखेंगे। अब यहाँ का फोर्स लिखते हैं इसका ओवाइल के लिए, तो इसे हम एफ एम से डिनोट किए। क्लियर। अब एफ एम इक्वल टू लिखेंगे 1/4 पाई। अब परमिटिविटी की जगह पे क्या लिखना है, तो ई एम लिखेंगे। ऑयल का परमिटिविटी अलग होता है क्योंकि मीडियम चेंज है। ये कौन सा मीडियम है, एयर है, वैक्यूम वाला मीडियम है, ये आपका मीडियम अलग है। ध्यान देना मीडियम किसे किसे कहते हैं, तो इसे हम ई एम से डिनोट करते हैं। मल्टीप्लाई करना है Q1 Q2 डिवाइडेड डी का स्क्वायर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। इसे आप सपोज कर लो इक्वेशन 1, इसे आप सपोज करो इक्वेशन 2। क्लियर। अब इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो आप इक्वेशन 2 से, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखो FO/FM, ठीक है, फर्स्ट बाय सेकेंड कर रहे हैं इक्वल टू, यहाँ पे क्लियर हम लिख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। क्लियर दिख रहा है ना, छोटा राइटिंग तो नहीं हो रहा है। सभी लोग ध्यान से देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, बट एक बार समझ जाओगे, एक बार इसे समझ जाओगे तो फिर आपको काफ़ी इजी लगेगा। तो 1/4 FM के बारे में लिखते हैं 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ अदर मीडियम इनटू क्या करना है Q1 Q2 बाय दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दो आप। ठीक। अब देखो तो यहाँ से क्या क्या कट रहा है, 1/4 पाई कट रहा है, डी स्क्वायर कट रहा है, Q1 Q2 कट रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको Q1 Q2 ये चार्ज क्या है, दोनों सेम है, ये सेम है, ये सेम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हम सेम ले रहे हैं। तो फाइनली कटने के बाद आपको क्या आ रहा है, क्या रेस्ट रहेगा 1/ε0 बाय 1/EM। इसे आगे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये आपको ऊपर जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, EM/E0। क्लियर। ये आ रहा है क्या, FO/FM इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ एयर। ये आया। अरे आपको पता है मैंने थोड़ी देर पहले आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन एक दिखाया था, फॉर्मूला बताया था। ER इक्वल टू क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू क्या होता है, ये ER इक्वल टू EM/E0। तो EM/E0 के जगह पे आप लिख सकते हो ER, बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो ER। देन ER इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हम आगे लिख देते हैं FO/FM इक्वल टू ER, और इसके थोड़ा सजा के लिख देते हैं FO/FM इंटू ER। क्लियर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो अभी हम क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देते हैं। तो क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन को मैं रेड से है ना लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ये कंसेप्ट पे फुल्ली बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन ऑन दिस कंसेप्ट। ओके, सभी स्टूडेंट इधर ध्यान से देखें। मैंने एक Q1 लिया, Q1 ये प्लस है, एक Q2 लिया, दिख रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, D है। ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस D है। इसे हम कीप करते हैं कहाँ पे, वैक्यूम में रख रहे हैं, वैक्यूम कहो या फ्री स्पेस कहो, दोनों बात इक्विवेलेंट है। और इस दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 2F। कितना दोनों चार्ज के बीच में लग रहा है, 2F फोर्स लग रहा है। ठीक है। अगेन हम क्या करते हैं, सेम चार्ज लिया, Q1 प्लस Q2 सेम चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम फिर ले रहे हैं, और इसे हम कहाँ रख रहे हैं, तो लिक्विड में मैंने रख दिया, लिक्विड में रख रहे हैं इसे। अब दोनों के बीच जो फोर्स जो लग रहा है वो कितना इस पर ऑब्जर्व हो रहा है, 4F फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। देन फाइंड लिखिएगा, देन फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में और आगे भी आने वाला है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है,
सेम प्रोसेस यहाँ, सेम प्रोसेस वहाँ पे भी करेंगे जो यहाँ पे किए थे। F0 लिखिएगा टोटल फोर्स, इसका फोर्स लिखना है, इसका दोनों को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अदरवाइज आप चाहिएगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। FO दिया हुआ है, वैक्यूम का फोर्स दिया है, कितना दिया है 2F इक्वल टू अदर मीडियम का फोर्स कितना दे रखा 4M, यहाँ पे लिख दिए 4F इंटू क्या होता है फॉर्मूला, रिलेटिव परमिटिविटी इंटू ER। तो यहाँ से निकल सकता है ये F कट गया, ये 2 कट जाएगा, कितना हो गया ER इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2। 2 सेकेंड में बना, तो एग्ज़ाम में आपको इस तरह 2 सेकेंड में बना लेना है अगर टाइम नहीं रहे तो। अदरवाइज आपको है ना सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करोगे, वो भी काफ़ी आसान है। यहाँ पे मैंने आपको शो कर दिया है। वैक्यूम का फोर्स हम लिखते हैं, ठीक। वैक्यूम का फोर्स कितना दिया हुआ है, ये FO है, वैक्यूम का फोर्स 2F दिया हुआ है, ये रहा वैक्यूम का फोर्स। फार्मूला लिखेंगे क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 दिया हुआ, Q1 Q2 दोनों का चार्ज का प्रोडक्ट बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक। इसे इक्वेशन 1 मान लो आप, दिख रहा है ना यहाँ तक। नेक्स्ट करेंगे हम लिक्विड का फोर्स निकालेंगे, इसको लिक्विड के फोर्स को FL से डिनोट कर दिए। और कितना दे रखा है लिक्विड, जब लिक्विड में हम चार्ज को रख रहे हैं तो क्या फोर्स दिया हुआ है 4F, ध्यान से देखो 4F इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/4 पाई, और यहाँ एप्सिलॉन के जगह पे क्या लिखेंगे इसका मीडियम, लिक्विड का मीडियम, यहाँ पे EM लिख दिया, ठीक है ना। ये यहाँ पे तो एयर का मीडियम परमिटिविटी लिखे हैं, यहाँ पे क्या लिखे हैं लिक्विड का मीडियम, इनटू क्या होगा Q1 Q2 बाय D स्क्वायर। इसे इक्वेशन 2 सब मान लो। अब क्या करेंगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, सेम प्रोसेस करना है। क्या होगा 2F/4F इक्वल टू ये रखोगे और ये रखोगे तो ये सब आपस में कटेगा, यहाँ पे स्पेस कम है तो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हम बता रहे हैं। फाइनली क्या आएगा आपका EM/E0 आएगा, और EM/E0 इक्वल टू क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी होता है, ठीक। देन F कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या यहाँ पे 1/2 इक्वल टू ER। यहाँ से भी ER इक्वल टू क्या होगा आपका हाफ या 0.5 कह सकते हो। तो इस प्रोसेस से भी बनाने, इससे बनाओगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, फार्मूला का भी रिवीजन होगा। जब घर पे बनाना हो तो इस प्रोसेस से बनाओगे, जब एग्ज़ाम में बनाना हो तो तुरंत रखोगे, 1-2 सेकेंड में आप बना लोगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, एवरीथिंग क्लियर, यहाँ क्लियर। तो थोड़ा सा और स्टेप आगे हम बताते हैं। एक रिलेशन है आपका फोर्स और परमिटिविटी के बीच में रिलेशन। देन उस रिलेशन के बाद हम कूलम्ब्स लॉ को रिप्रेजेंट करेंगे किस फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में। ध्यान से देखना, फोर्स इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक। ये फार्मूला होता है। थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, इसको भूल जाओ और ये थोड़ी देर के लिए आप इसे भूल जाओ और इसे रिमूव कर दो। क्या रह जाएगा F इक्वल टू 1 बाय, या ऐसे लिख सकते हैं F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 एप्सिलॉन नॉट। ये वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए मेनी टाइम्स मैंने कह चुका हूँ। अब इसका वैल्यू अगर इंक्रीज़ करेगा तो आपका फोर्स क्या होगा डिक्रीज़ करेगा। ध्यान से देखना, इस पर भी क्वेश्चन आता है, बहुत आसान क्वेश्चन आता है। अगर इसका वैल्यू, ये जो F इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 एप्सिलॉन नॉट है, इसका वैल्यू डिक्रीज़ करेगा तो क्या होगा फोर्स आपका इंक्रीज़ करेगा। तो फोर्स डिपेंड कर रहा है मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है तो फोर्स इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेगा। अब ये जो आपका वैक्यूम का है ना, वैक्यूम के लिए कहते हैं या फ्री स्पेस कहते हैं इसे। इसका जो वैल्यू है 8.85 10⁻12, ये सबसे मिनिमम होता है, ये मिनिमम होता है। इससे मिनिमम
किसी भी अदर मीडियम का नहीं होगा। अदर मीडियम का परमिटिविटी क्या होगा, ई नॉट से हमेशा ग्रेटर दैन होगा। 1 नंबर के क्वेश्चन आपके नीट के एग्ज़ाम में या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया हुआ है, सबसे मिनिमम परमिटिविटी किसका होता है, तो ई नॉट का होता है। स्टेट बोर्ड में भी आया हुआ है। अदर मीडियम का कोई भी मीडियम तुम ले लो, उस मीडियम का क्या होगा, परमिटिविटी ग्रेटर दैन होगा किससे, एयर या फ्री स्पेस से। ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम में आया हुआ, ध्यान से सुनना। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा रिलैक्स लो, थोड़ा सा रिलैक्स लो। अब तुम लोग को रिप्रेजेंट करेंगे कूलम्स लॉ को वेक्टर के फॉर्म में, एकदम सिंपलेस्ट वे में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। 3 से 4 स्टेप में क्या कर देंगे, हम इसे सॉल्व कर देंगे। बस आप लोग को ध्यान से देखना है, ज़्यादा टिपिकल मैं नहीं बनाऊंगा इसे। तो हेडिंग दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ कूलम्स लॉ रिप्रेजेंट इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ रिप्रेजेंट इन वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा। ठीक, क्या करें आप लोग, कंसीडर 2 चार्ज। 2 चार्ज लेना है और दोनों चार्ज को कहाँ पे लेंगे, कहाँ पे रखेंगे, वैक्यूम में रखेंगे। ठीक, यहाँ पे Q1 इसे माने, इसे Q2 सपोज कर लेते हैं हम। दोनों को कहाँ रख रहे हैं, वैक्यूम में, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R से डिनोट किए। रखा हो कहाँ पे है, ये वैक्यूम में, ये भी यहाँ पे लिख देते हैं वैक्यूम। किस तरह एग्जाम में बनाना है, कंसीडर 2 चार्ज एट ए डिस्टेंस R एंड कीप्ड इन वैक्यूम। ठीक है, अब देखो इसे हमें किस चीज़ में रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इस चार्ज पे, दोनों चार्ज पे फोर्स लग रहा है यहाँ पे। तो इस दोनों क्या है, सेम चार्ज है। आप लोग बुक में कॉपी में बना सकते हो, अपोजिट चार्ज लेके भी बना सकते हो, नेगेटिव चार्ज भी लेके बना सकते हो। हम यहाँ पे प्लस चार्ज लेके बना रहे हैं। अब फोर्स इस पॉइंट चार्ज पे, ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 चार्ज पे फोर्स कौन लगाएगा, दूसरा वाला चार्ज फोर्स लगाएगा। ध्यान से सुनना है, इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है सेकेंड पॉइंट चार्ज। तो इसे इस तरह लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। यहाँ पे लिख भी देते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्लियर, और इसका डायरेक्शन जो होगा इधर होगा, रिपेल करेगा। पता है सेम चार्ज होता तो रिपेल करता है, अगर अपोजिट चार्ज रहता तो ये इसका डायरेक्शन इधर मूव करता है। अब इस पॉइंट चार्ज पे, सेकेंड पॉइंट चार्ज है, इस पे फोर्स कौन लगाएगा, तो पॉइंट 1 चार्ज लगाएगा। तो इसका डायरेक्शन किधर जाएगा, इधर जाएगा, रिपेल करेगा। और इसे किस तरह लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इस पर ध्यान देना है, फोर्स ऑन 2 जो लिख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं। लिखिएगा फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज 2 ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये 2 और 1 समझ लीजिएगा। पॉइंट चार्ज 2 है और ये आपका पॉइंट चार्ज 1 है। यहाँ पे हम अच्छे से डिनोट कर देते हैं, 2 है और ये आपका 1 है। ठीक, दोनों के बीच फोर्स एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। यहाँ तक समझ, ये डायरेक्शन समझ लिए। तो एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए, ये जो फोर्स है 1 2 और 2 1, दोनों का वैल्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड जो वैल्यू निकलेगा वो हमेशा इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट मीन्स इक्वल होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड, सपोज करो 10 न्यूटन निकला तो ये भी आपका 10 न्यूटन निकलेगा। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो फोर्स लेंगे, कोई एक सा ले लेते हैं, 10 न्यूटन लेके चलते हैं हम लोग। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इस तरह डायरेक्शन है ना, कैसे करेंगे, ये सपोज कर लो आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये इधर निगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, दिख रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस। अब ये वाला देखो F21 आपका किधर है, F21 किधर है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। F12 किधर है आपका, निगेटिव एक्सिस की तरफ। ये सब मेमोराइज करने का तरीका है। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आसानी से आप लिख सकते हो। अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो उस वक्त कंफ्यूज कर जाओगे कि किस फोर्स को हम निगेटिव करें और किस फोर्स को पॉजिटिव करें। ब्लंडर मिस्टेक होगा अगर इस वे से नहीं चलोगे आप लोग। तो F21 आप देख एकदम क्लियर, देखो ये वाला फोर्स इधर है पॉजिटिव एक्सिस की तरफ
और ये जो फोर्स है आपका निगेटिव एक्सिस की तरफ है। सारा कुछ मैथमेटिकली प्रोसेस से दिख रहा है। इसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं? कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है। तो F21 को हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे, यहाँ दिख रहा है, इसे हम F21 को पॉजिटिव, और F12 को क्या लिखेंगे? निगेटिव लिखेंगे। ठीक, इक्वल फोर्स है बट अपोजिट डायरेक्शन, जो निगेटिव साइन है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है, यहाँ पे लिख लिया निगेटिव साइन डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक, समझ गए वो चीज़ क्या है। अब यहाँ पे फिर से हम मूव करके आते हैं। दोनों चार्ज का फोर्स देख लिया, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। किसी एक चार्ज का हम फोर्स यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ओके, ध्यान से सुनना, किसी एक चार्ज का हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड वाले को आपको खुद से है ना फाइंड करना और कमेंट करना है। तो इस ये वाले हम फोर्स को कंसीडर करते हैं। लिखिएगा F21। अब इसे हम रिप्रेजेंट किस फॉर्म में कर रहे हैं? वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो K, इसका फॉर्मूला लिखते हैं K Q1 Q2 Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R, तो R²। ठीक, वेक्टर को फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। अब यहाँ पे किसी भी मैग्नीट्यूड को अगर वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करना है? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। किसी भी मैग्नीट्यूड को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करेंगे? हम इसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका? यहाँ पे देख लिए, ये A यूनिट वेक्टर है, इसे हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर A बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। क्लियर दिख रहा है? अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि यूनिट वेक्टर यहाँ पे कौन सा लेंगे? तो यूनिट वेक्टर हमेशा उस टर्म को लेना है जो वेरिएबल टर्म हो। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल कौन है? फोर्स तो वेरिएबल नहीं है, आपको ये रिजल्ट ही फाइंड आउट करना है। K क्या कांस्टेंट है, पहले ही मैंने बताया। Q1 Q2 ये भी कांस्टेंट, एक चार्ज इधर है, ये एक चार्ज इधर है। लेफ्ट क्या रह गया? ओनली दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो यही तो होगा आपका वेरिएबल टर्म। तो इस वेरिएबल टर्म को हम अब यूनिट वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसे डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। अब देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग है, यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग है। दोनों को हम क्या किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर के फॉर्म में अब इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम बात कंसीडर कर रहे हैं इस फोर्स को। इस फोर्स पे चार्ज कौन लगा रहा है? ये वाली बॉडी लगा रहा है, Q2 लगा रहा है इस पे। तो फोर्स कहाँ से लगाना स्टार्ट होगा? यहाँ से लगाना स्टार्ट होगा। तुम्हारा काम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फोर्स यहाँ से लग रहा है, इनिशिएट यहाँ पे कर रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ पे आ रहा है। अगर हम इसे R1 सपोज कर ले, R2 सपोज कर ले, तो कोई नहीं फ़र्क। क्यों नहीं फ़र्क होगा? क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट निकाले, R= हम बोले डिस्प्लेसमेंट है, तो R= क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। अब जो तुम्हारा फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे, यहाँ से लगना चालू हुआ, यहाँ से लगते इस जगह पे आया, तो इनिशिएट कहाँ से हो रहा है? 2 पोजीशन से। तो हम इधर जब जाएंगे यहाँ से यहाँ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे? R2 माइनस R1, वेक्टर R2 माइनस R1। हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं, यहाँ पे छोटा हो रहा है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं वेक्टर R2 माइनस R1। क्यों लिखें? डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन आपका क्या है? ये है। और स्टार्ट कहाँ से आपका हुआ? इनिशियल पोजीशन, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से फोर्स लगना स्टार्ट हुआ और फाइनल पॉइंट पे जाके पहुँचा। तो इसे लिख सकते हैं R2 माइनस R1। देन इसे और हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे हम लिख रहे हैं इसे। और क्या लिख सकते हैं? R21 लिखे। अगर इसको हम और एक्सप्लोर करें तो यही होगा ना, R2 माइनस R1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट ये निकल गया R21, और यही आपका क्या है? इसे ही हम रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट वेक्टर में। ठीक है, तो इधर देखिएगा R21 को हम रिप्रेजेंट करेंगे किस में? यूनिट वेक्टर में। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? यूनिट वेक्टर हमारा क्या है? R21। अब R21 कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला देखो, बस यही कंसेप्ट यहाँ पे लाना है। तो R21 को हम वेक्टर के फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, R2 माइनस R1, वेक्टर फॉर्म है ना। R21 को इस तरह भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R2 माइनस R1। क्लियर दिख रहा है? अब इस जो वैल्यू ये निकला है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे।
लिखिएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू R2 माइनस R1 बाय R2 माइनस R1। क्लियर, मैग्नीट्यूड है। अभी भी देखो कुछ कमी लग रहा है, सबको एक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, एकदम आसान है। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड कह सकते हो। मैग्नीट्यूड तुम पहले से निकाल चुके हो, कहाँ मैग्नीट्यूड खोजो, ये रहा आपका मैग्नीट्यूड। R जो है ये R= लिख सकते हो R2 वेक्टर माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। इसका वैल्यू ये क्या है, वेक्टर R2 माइनस है R1 का मैग्नीट्यूड, ये तो यही डिस्टेंस है ना, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन का हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, R ही तो है। तो अब इस R को, ये जो R है इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो देखने में थोड़ा सुंदर लगेगा। तो हम इसे अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाइनल। देख लो कितने कम स्टेप में बना है, ध्यान देना, बस कंसेप्ट है इसमें। के Q1 Q2 बाय एक मिनट R2 पहले इधर लिख ले, R2 माइनस R1 बाय R2 वेक्टर माइनस R1, एक तो ये लिखें और इसको भी इसी फॉर्म में लिख रहे हैं। तो R2 माइनस R1 वेक्टर का होल स्क्वायर। एक स्टेप और चल देते हैं, के Q1 Q2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 और होल क्यूब। फाइनली आपका जो वेक्टर फॉर्म में जो रिप्रेजेंट हुआ इस तरह रिप्रेजेंट होगा। तो क्लियर हुआ। इस फोर्स पे तो निकाल लिए, इस चार्ज पे ये वाली फोर्स निकालें। अब ये वाली फोर्स आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे हम शो कर देते हैं थोड़ा सा कैसे डिस्प्लेसमेंट लेना है। अब Q2 पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक, Q2 पे कौन फोर्स लगा रहा है, Q1 लगा रहा है, तो ये इधर से स्टार्ट होगा, यहाँ पे दिखा रहे, दिख रहा है यहाँ पे ये पोजीशन, फोर्स इधर से इनिशिएट करना चालू हो गया। इनिशियल कहाँ से चला, फोर्स यहाँ से चला, R1 से चला, कहाँ तक पहुँचा, R2 पर पहुँचा। तो इधर का डायरेक्शन कैसे हम लिखेंगे, R1 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन आपका क्या है, R2 माइनस R1, और इसे हम कैसे लिख देंगे, R21। अब इसका यूनिट वेक्टर आप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे यूनिट वेक्टर, R21 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। ये वैल्यू को आपको पुट कर दोगे, इसका फार्मूला लिखना है, फार्मूला लिखने के बाद यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन आपका ये भी रिप्रेजेंट हो जाएगा किसमें, वेक्टर फॉर्म में। एक तो ये होमवर्क रहा आपका। दूसरा होमवर्क रहेगा दोनों चार्ज के जगह पे आपको माइनस माइनस चार्ज लेके बनाना है। थर्ड तो आपका रहेगा एक जगह प्लस एक तरफ माइनस, आप चार्ज लोगे, देन आप उसका कूलम्स लॉ के थ्रू फोर्स निकालोगे, देन रिप्रेजेंट करोगे वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसे रब कर लो, कूलम्स लॉ क्लियर हो गया और वेक्टर के रिप्रेजेंट में आपका क्लियर हो गया। देन हम लोग आप पढ़ेंगे कूलम्स लॉ का कुछ बेसिक पॉइंट है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है Fe इज, यानी Fe आपका क्या है, जो कूलम्स लॉ में जो आपने फोर्स निकाला है उसे ही मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ Fe से। जनरली हर बुक में Fe से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। और इस फोर्स का और डिफरेंट नाम क्या होता है, Fe को हम इंटरैक्शन फोर्स भी कहते हैं, Fe को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं, Fe को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। जो कूलम्स लॉ में आपने फोर्स का वैल्यू निकाला, देन उसे आपने वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, उस फोर्स का 3 डिफरेंट नेम है, इंटरैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। इंटरैक्शन का 2 तरह का नेचर होगा, जो मैंने बता चुका हूँ, क्या है वो, अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन आएगा फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द इंटरैक्शन फोर्स, तो उस वक्त आपको चौंकना नहीं है, कूलम्स लॉ का फार्मूला पुट करके आंसर को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है Fe इज एन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। ध्यान देना, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर दैट इज 2 चार्ज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। तो इसे समझते हैं यहाँ पे 2 चार्ज
एक प्लस क्यू लिया, एक प्लस Q2 चार्ज हम लिए, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस R सपोज कर लो, ये Q2 है, दिख रहा है Q2, ये आपका 1 है। इस पर फोर्स सेकेंड चार्ज के थ्रू कैसे लगेगा, F12, इस पर फोर्स F21, क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू जो इसका बेसिक पॉइंट है, ये क्या कर रहा है, दोनों क्या होगा, पेयर में होगा। पेयर में तो F12 इक्वल टू F21 पेयर में है ना, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है मैग्नीट्यूड। अगेन क्या कह रहा है, अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर, दोनों पे अपोजिट फोर्स लग रहा है। इसका डायरेक्शन प्लस में, जो मैंने पहले बताया, इसका डायरेक्शन माइनस में। यही कहना चाह रहा है ये सेंटेंस। ये सेंटेंस कह रहा है कि पेयर में होना चाहिए फोर्स, पेयर में है। अगेन क्या कहना चाह रहा है, इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल भी है दोनों फोर्स। अगेन क्या कहना चाह रहे हैं इस स्टेटमेंट में, अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, तो अपोजिट भी एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, ठीक है। सारा कंसेप्ट आप समझ चुके हैं। अब इसका ये बेसिक पॉइंट है ये सब, तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ और निकल के आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ से निकल के आ रहा है, ध्यान देना। न्यूटन थर्ड लॉ पढ़े हो गया आप लोग, क्या पढ़े थे कि आप जितना किसी भी बॉडी पे जितना प्रेस करोगे, जितना फोर्स लगाओगे, उतना ही अमाउंट में, उतना ही मैग्नीट्यूड में आपको वो भी प्रेस करेगा। यानी कि एक्शन और रिएक्शन क्या होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा बट अपोजिट डायरेक्शन होगा। क्लियर, न्यूटन थर्ड लॉ में ये था। अब देखो यहाँ पे भी तो वही चीज़ हो रहा है, जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही फोर्स ये भी लगा रहा है। मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो ये हम कह सकते हैं जो कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ ये ओबे करेगा। यहाँ पे लिख रहे हैं कूलम्स लॉ आपका जो है ओबे किसको करेगा, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करेगा, एग्जाम में आता है। क्लियर, समझ में आया। एक्शन और न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, एक्शन और रिएक्शन होता है, पेयर में होता है। यहाँ पे भी देख लो एक्शन और रिएक्शन पेयर में है, सेम थिंग है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। तो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, इट इज़ ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर, सो एफ इज कंजर्वेटिव फोर्स। कूलम्स लॉ को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, समझ लेते हैं। कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मैंने बताया था, क्या था वो, जो बॉडी में कंजर्वेशन चार्ज का वैल्यू रहेगा वो इनिशियल में भी उतना ही रहेगा और फाइनल में भी उतना ही रहेगा। इट्स कंजर्वेशन का मतलब लॉस नहीं होगा, एनर्जी का लॉस नहीं होगा, या जो मैग्नीट्यूड है उसमें लॉस नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम है। तो कंजर्वेटिव का मतलब ही होता है वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। तो यहाँ पे देखो तो क्लियर दिख रहा है, इसका मैग्नीट्यूड देखो तो F12 इक्वल टू F21 है। जो इधर फोर्स लग रहा है वही सेम फोर्स इधर लग रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं यार मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो ये फोर्स ऑलवेज कंजर्वेटिव रहेगा। तो हम कहेंगे जो हमारा कूलम्स लॉ का फोर्स है Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इंट्रैक्शन फोर्स, वो क्या है आपका कंजर्वेटिव नेचर है, कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर। थर्ड स्टेप हमारा क्या रहा है, नेवर अप्लाई एक्सटेंडेड या कंटिन्यूअस चार्ज, नेवर एक्सटेंडेड या कंटिन्यूअस चार्ज, वैलिड ओनली पॉइंट चार्ज। ध्यान से देखना है, कुछ भी नहीं है इसमें, आप लोग सब समझ चुके हैं इस चीज़ को। नेवर अप्लाई एक्सटेंडेड या कंटिन्यूअस चार्ज। एक मिनट यहाँ पे छूट गया, नेवर अप्लाई एक्सटेंडेड बॉडी होना चाहिए, यहाँ पे बॉडी होगा, और कंटिन्यूअस, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नेवर अप्लाई एक्सटेंडेड बॉडी और कंटिन्यूअस चार्ज, वैलिड ओनली पॉइंट चार्ज। सपोज कर लो आपका ये एक बॉडी है, कंटिन्यूअस बॉडी है, इसे ही कहेंगे एक्सटेंडेड बॉडी। इस पर Q1, Q2, Q3, Q4 इस तरह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ पे एक दूसरा बॉडी है, यहाँ पे इस पर भी क्या है Q3, Q5, Q6 समथिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे दोनों के बीच आप क्या लगाओगे, कूलम्स लॉ लगाओगे Fe, बट ये कहना गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, यहाँ पे यही लिखा हुआ, नेवर अप्लाई एक्सटेंडेड एंड कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी। ठीक है, जो एक्सटेंडेड है, बड़ा चार्ज बॉडी है, उस पर आप कभी नहीं लगाओगे कूलम्स लॉ। कहाँ लगाना है कूलम्स लॉ ऑलवेज, तो पॉइंट चार्ज पे लगाना है। कहाँ पे लगाओगे,
पॉइंट चार्ज, ये आपका रहा पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज पे कूलम्स लॉ हमेशा अप्लाई करना है, ठीक है। ये आपका थर्ड पॉइंट कह रहा है। यहाँ तक बेसिक पॉइंट क्लियर हो गया, तो अब छोटा सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इधर देखिएगा, इसे मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड 1.6 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में रखा हुआ है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को किसी से रिप्रेजेंट करते हो, P से, इलेक्ट्रॉन को E से। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 1.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और कहाँ रखा हुआ ये, वैक्यूम में या फ्री स्पेस में। कीप इन वैक्यूम, यहाँ पे लिखते हैं वैक्यूम में दोनों रखा हुआ है। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, प्लस, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है चार्ज, माइनस। एवरीथिंग फर्स्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था। इसका वैल्यू क्या होता है बताओ, प्लस 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू माइनस 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। अब देखो फोर्स निकाल सकते हो, आसानी से फोर्स निकाल लेंगे। F इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है, इंटू Q1 कितना है 1.6। एक मिनट, यहाँ पे नहीं देखेगा, हम नीचे लिख रहे हैं। F इक्वल टू K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज कितना है आपका 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। ये वाला चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। एक चीज़ का ध्यान देना है, जब इस फार्मूला में आप चार्ज का वैल्यू रखोगे तो ओनली मैग्नीट्यूड को रखना है। क्या रखोगे, मैग्नीट्यूड को रखेंगे। और माइनस का कब यूज़ करेंगे, साइन का कब यूज करेंगे, जब डायरेक्शन का नीड हो। जहाँ पे डायरेक्शन का नीड होगा तब चार्ज का हम है ना माइनस के साथ वैल्यू रखेंगे। और कब कहाँ पे रख सकते हो, नोट करके लिख लो, जब अब चार्ज को समेशन करोगे। एडिटिविटी प्रॉपर्टी मैंने बताया होगा, जब समेशन होता है चार्ज का तो फिर वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, साइन के साथ रखते हैं, ठीक है। इतना वैल्यू रखो, डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू क्या है 1.6 सेंटीमीटर में है, तो इसे क्या कर देंगे हम, SI यूनिट में चेंज कर देंगे, तो 10⁻²। अब टोटल पे होल स्क्वायर। अब देखो ये होल स्क्वायर यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ये रिमूव किया यहाँ पे, तो इस पर होल स्क्वायर आया और यहाँ पे इंटू 2 हुआ। अब यहाँ पे 1.6 पे होल स्क्वायर है तो ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पे -4 है और यहाँ पे -90। फाइनली जो हमारा है, इसको सॉल्व करोगे, F इक्वल टू क्या होगा आपका, F इक्वल टू 9 इंटू ये ऊपर गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, इधर गया 10, यानी कि 10⁻25 न्यूटन। ये आपका आंसर क्या हुआ, पहला मैग्नीट्यूड, Fe का मैग्नीट्यूड। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेचर। अब इसका हम नेचर कैसे फाइंड करेंगे, नेचर फाइंड करना है। क्लियर यहाँ पे दिख रहा है नेचर के लिए, एक यहाँ पे प्लस है, एक यहाँ पे माइनस है, तो फोर्स किस तरह का काम, यहाँ पे नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। उसका नेचर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। सेम चार्ज है, अट्रैक्शन। अगर यहाँ पे अपोजिट चार्ज, सॉरी यहाँ पे अगर अपोजिट चार्ज है तो क्या होगा, अट्रैक्शन। अगर सेम चार्ज रहता तो क्या होता है, दोनों में रिपल्सन होता है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है नेक्स्ट लेक्चर, वो है एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ, और उसके ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एप्लीकेशन जो कूलम्स लॉ का है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, JEE के लिए, नीट के लिए और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूले। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।